गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका टारगेट विद सोनू कोचिंग सेंटर में। पिछले वीडियो में आप लोगों को पोषण के बारे में बतलाया गया, जो कि मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो नेक्स्ट वीडियो मैं पेश करने जा रहा हूँ, यह मनुष्य में पोषण से संबंधित है, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो कॉपी और पेन ले करके साथ में बैठें, ताकि जो इम्पोर्टेंट नोट्स हो उसको आप लोग बना सकें, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और इस प्रकार से आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पोषण के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा कि पोषण क्या है। पोषण का मतलब होता है कि बाहरी वातावरण से जो भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज़ें हैं उनको ग्रहण किया जाता है और फिर उसे ऊर्जा प्राप्त करके अपने शरीर का विकास और जितने भी मेंटेनेंस संबंधी वर्क होते हैं सबको जो है किया जाता है। तो यही कुल मिलाकर के पोषण कहलाता है। अब हम मनुष्य में देखेंगे कि मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम वर्क करते हैं, थक जाते हैं, तो हमें भूख का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है। जैसे ही हम कुछ खा पी लेते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम तरोताज़ा हो गए और वर्क करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया पाचन से संबंधित है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे मनुष्य में पोषण की जो प्रक्रिया है वह एक विशेष प्रकार के तंत्र के माध्यम से संचालित होती है, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। और यह पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी विस्तृत बृहद रूप में फैला हुआ है पूरे शरीर में, जो मुख से स्टार्ट होकर के हमारे माउथ पार्ट से स्टार्ट होता है और एनस तक, यानी कि जहाँ से हम उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का लास्ट पॉइंट एनस, गुदा द्वार, जहाँ से हम उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वहाँ तक ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो इसकी सभी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। आइए देखते हैं। मनुष्य में पोषण की जो प्रक्रिया है वह 5 चरणों में कंप्लीट होती है। नंबर 1, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण को इंजेशन कहते हैं, इंजेशन। प्यारे बच्चों, नाम याद करने में यदि दिक्कत हो तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कुछ अपने आप डेवलप करके समझना चाहिए। जैसे अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है अंदर लेना, अंदर ग्रहण करना। तो हम भोजन को पहले कहाँ अंदर ग्रहण करते हैं? अपने मुख में ही रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बॉडी में तो हम ले नहीं सकते हैं। इसलिए भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए अलग अलग जीवों में, पिछले वीडियो में भी मैंने बतलाया था कि अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अमीबा क्या करता है, भोजन के संपूर्ण बॉडी को, संपूर्ण मात्रा को एक ही बार में अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और एक ही सेल में उसका डाइजेशन करता है, एक्सक्रेशन करता है और सारी प्रक्रियाएं संपन्न करता है। उसी तरह से फ्रॉग, जो कि एक जनरल एनिमल है, कहीं भी दिखाई दे देगा। मेढक, मेढक को हमने देखा होगा कि यह द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड टंग को झटके से बाहर फेंकता है और कीट को पकड़ करके बिना चबाए ही निगल जाता है, यानी कि संपूर्ण रूप से उसको निगल जाता है और पाचन की प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। इसी तरह से मनुष्य में क्या है कि मनुष्य में 2 हाथ भगवान ने दिया है और इन दोनों हाथों का उपयोग करके हम भोजन को अपने मुख में रखते हैं। उसके बाद से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दूसरा स्टेप आपका आ जाता है पाचन, यानी कि डाइजेशन।
आपको पता है कि पाचन के फलस्वरूप जो इसके मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और शरीर उनको ग्रहण कर लेता है, और बाकी जो चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होती हैं उन चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अनावश्यक चीजें हमारे शरीर में रहेंगी तो तमाम तरह के डिजीज पैदा करेंगी, तमाम तरह के डिसऑर्डर पैदा करेंगी, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना होता है। तो जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको शरीर में ग्रहण करने की जो अगली प्रक्रिया है इसको हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण या एब्सॉर्प्शन। चौथा स्टेप स्वांगीकरण। केवल अवशोषण कर लेने मात्र से हमारे शरीर में यह पूरी तरह से फैल नहीं पाएगा। यह पोषक तत्व पहले ब्लड में मिला दिया जाता है और ब्लड पूरे शरीर में फैला देता है, यहाँ तक कि शरीर के हर एक सेल्स तक वो पोषक पदार्थ पहुंच जाते हैं। तो सेल्स जो पोषक पदार्थों को अपने में डिजॉल्व कर लेते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण या इसको एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन। और लास्ट प्रक्रिया होती है, यानी कि जैसा कि मैंने बतलाया कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनको शरीर में रखा नहीं जा सकता, ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी आवश्यक होता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहिक्षेपण। बहिक्षेपण या एक्सक्रेशन। तो प्यारे बच्चों, हमारा पूरा पाचन तंत्र इन 5 चरणों में कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पहला पढ़ा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में मनुष्य क्या करता है कि अपने हाथों से भोजन को अपने मुख गुहा में रखता है। मुख गुहा, बार बार ये शब्द आता है। गुहा का मतलब होता है खाली जगह जहां पर कोई प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। जैसे मुख के अंदर कुछ स्पेस होता है जिसमें हम भोजन को रखते हैं, उसमें चबाने की प्रक्रिया और लार को मिक्स करने की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए मुख को मुख गुहा कहा जाता है। तो उस गुहा में भोजन को रखा जाता है। उसके बाद से अगली प्रक्रिया जो शुरू होती है वह है पाचन की प्रक्रिया, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसको हम बहुत ही सावधानी से समझेंगे। तो यह प्रक्रिया मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। कहां से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों? मुंह से स्टार्ट होती है। तो मुंह में हम सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, माउथ से हम भोजन को ग्रहण कर लिए। उसके बाद से माउथ में उपस्थित होते हैं दांत। ये दांत मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मोलर। मोलर टीथ। मोलर टीथ जो कि लास्ट वाला दांत होता है, और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 3/3 की होती है। जैसे मनुष्य का एक स्पेशल दंत सूत्र होता है जिसको अभी हम बताएंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहला दांत का प्रकार होता है मोलर। यह काफी चौड़ा दांत होता है और इसको हम ग्राइंडिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। ग्राइंडिंग टीथ। इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 3 होती है और निचले जबड़े में 3 होती है। ये एक साइड की बात हो रही है। एक साइड, पूरे जबड़े को 2 भागों में बांट दिया जाए, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा, और फिर इनको भी खड़े 2 भागों में बांट दिया जाए, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट और लेफ्ट ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो मोलर टीथ कितने होते हैं? अपर जा में 3 होते हैं एक साइड में, और लोअर जा में भी 3 होते हैं एक साइड में। दूसरा होता है प्री मोलर। प्री मोलर जिसको हम क्रशिंग टीथ के नाम से जानते हैं। क्रशिंग टीथ। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन के बड़े कणों को तोड़ करके छोटे कणों में बदलना। तो
मोलर यानी कि ग्राइंडिंग टीथ, इसका काम है, इसका मुख्य कार्य है भोजन को पीसना। और प्री मोलर जो कि इसका काम है भोजन के बड़े कणों को, हार्ड जो मटेरियल होता है उसको तोड़ करके छोटा करता है। इसके बाद से कैनाइन। कैनाइन टीथ जो होते हैं ये चीरने वाले दांत होते हैं, और यही टीथ जो भी विल्ड एनिमल होते हैं इनमें काफ़ी डेवलप होते हैं। कुत्ते में या शेर में आप लोगों ने देखा होगा कि लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं? कैनाइन टीथ होते हैं। और यहाँ पर इनकी संख्या देख लेंगे, प्री मोलर की संख्या 2/2 होती है, 2/2, और कैनाइन की संख्या 1/1 होती है। ये मनुष्य में कार्नर पर उपस्थित होते हैं, और दोनों साइड में देखा जाए तो अपर जा में दोनों कार्नर पर 2 टीथ होते हैं कैनाइन, और निचले जबड़े में भी 2 होते हैं। उसके बाद से इंसाइजर, इंसीजर, ये जो होते हैं 2/2 होते हैं, और इस तरह से इनका एक दंत सूत्र बनता है। मनुष्य का दंत सूत्र, इसको ध्यान से देखेंगे। मोलर, मोलर को हम शॉर्टली एम से लिख रहे हैं, M 3/3। फिर प्री मोलर PM, ये 2/2 हो गया, और कैनाइन को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/1, और इंसाइजर को I से, ये 2/2 होता है। तो इस तरह से ऊपर और निचले जबड़े में देखेंगे 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 दूने 16, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 32। यानी कि एडल्ट पर्सन में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32। और यही चिल्ड्रन में यदि देखा जाए तो चिल्ड्रन में यह एडोलसेंस तक यानी कि 20 इयर्स एज तक इनकी संख्या जो होती है लगभग 20 से थोड़ा सा अधिक होती है, 20-22 की संख्या में होती है। और जो मोलर टीथ होते हैं ये उम्र के हिसाब से यानी कि आफ्टर 20 इयर्स ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से 4 दांतों की मदद से हम भोजन को क्या करते हैं? मुंह में चबा करके छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक उसी समय हमारे माउथ पार्ट में 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और इनका पोजीशन हम जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कान के निचले हिस्से में, जिसको हम कर्णपूर्व ग्रंथियां कहते हैं, कभी कभी इनमें इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम मम्प्स के नाम से भी जानते हैं। यह एक डिजीज है जो कॉमन डिजीज है। तो एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं कान के निचले हिस्से में, जिनको हम कर्णपूर्व ग्रंथियां कहते हैं। ये अपने सलाइवा को वार्टन्स ट्यूब्स के माध्यम से अपर जा में यानी कि ऊपरी जबड़े के लास्ट टीथ के पास ये अपने सलाइवा को छोड़ती हैं। उसके बाद से निचले जबड़े में जो ठुड्डी होती है, ठुड्डी के नीचे वाले हिस्से में हम देखेंगे तो वहां पर मटर के दाने के समान 2 ग्रंथियां और होती हैं, जिसको हम अधोहनु ग्रंथियां कहते हैं। और ये भी 2 जोड़ी होती हैं दोनों साइड में, इनमें भी कभी कभी स्वेलिंग हो जाता है। तो ये भी अपने सलाइवा को डिस्चार्ज करती हैं लोअर जा में। इसके बाद से जीभ के निचले हिस्से में यानी कि टंग के लोअर पोर्शन में एक जोड़ी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनको हम अधोजिह्वा ग्रंथियां कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी ग्रंथियां जो माउथ पार्ट में पाई जाती हैं और सलाइवा को डिस्चार्ज करती हैं। सलाइवा क्या है? लार। लार एक प्रकार का लसीला पदार्थ है जो मनुष्य के मुख गुहा में या किसी भी जीवधारी के जो भी एनिमल्स हैं उनके मुख गुहा में यह स्रावित होता है। इसमें 98% वाटर होता है, और 2% में एक एंजाइम होता है जिसको हम टायलिन एंजाइम कहते हैं, टायलिन। इसके बाद से इसमें कुछ म्यूसिलेज की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण भोजन लसीला और चिकना हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया मुंह में संपन्न होती है, और जीभ के माध्यम से जिस समय हम भोजन को चबा रहे होते हैं उसी समय जीभ के माध्यम से लार को भोजन में मिश्रित कर दिया जाता है, और इस प्रकार से भोजन
चिकना और मुलायम हो जाता है, जिसको निगलने में आसानी होती है। इनकेस यदि सलाइवा का डिस्चार्ज कम होने लगे तो उस कंडीशन में हमारा मुंह सूख जाता है और भोजन को हम अच्छे प्रकार से निगल नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके बाद से आगे चलते हैं। तो यहां पर जानेंगे कि मुख गुहा में पाचन की कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बता चुका है कि पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो मुख में कौन सा पाचन होता है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम भोजन को बहुत अधिक चबाना शुरू करते हैं तो अब भोजन हल्का हल्का मीठा लगने लगता है, यानी कि भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के रूप में, उस कार्बोहाइड्रेट पर टाइलिन एंजाइम का एक्शन होता है और वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो पहला पाचन भोजन का कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुख गुहा में पहला पाचन होता है, यानी कि लार की प्रक्रिया से भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद से भोजन पहुंचता है अगले पार्ट में, जो कि पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट है, जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। यहां पर हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये आपका हो गया मुख गुहा, और मुख गुहा के बाद से यह जो लंबी और पतली नली होती है इसको हम कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप, इसमें किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है। फूड पाइप में किसी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है और यहां से भोजन सरकते हुए एक विशेष प्रकार की गति के द्वारा आगे बढ़ता है, जिसको हम पेरिस्टाटिक मूवमेंट कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यह पेरिस्टाटिक मूवमेंट की दिशा जो होती है वो उलट जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भोजन सरकते हुए स्टमक में जाना चाहिए वह भोजन स्टमक से में न जाकर के ऊपर की ओर आने लगता है, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं। इसके बाद से यहाँ पर एक चौड़ी थैली मिलती है जिसको हम कहते हैं आमाशय या स्टमक। आमाशय में गास्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथियां, जो कि गास्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती हैं। और गास्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है पेप्सिन, ये हो गया गास्ट्रिक ग्लैंड। गास्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? पेप्सिन निकलता है। दूसरा होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा होता है म्यूसिलेज। पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत कार्य है। पहला, ये भोजन के मीडियम को एसिडिक करता है और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। और चूंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही वर्क कर सकता है, इसलिए भोजन के माध्यम को अम्लीय करना जरूरी होता है। और एक लास्ट वर्क है, HCl भोजन को सड़ने से बचाता है और म्यूसिलेज भोजन को चिकना बनाता है। तो इस तरह से पार्शियल डाइजेशन हमारे स्टमक में हो जाता है। स्टमक के बाद से भोजन एक यू आकार में मुड़ी हुई नली के माध्यम से, जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, उसमें प्रवेश करता है और यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है अग्न्याशय, जो बिल्कुल पेड़ के पत्तों की तरह इसकी संरचना होती है। और स्टमक के इनसाइड में, यानी कि अंदर की ओर, एक ग्रंथि होती है जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, जिसको लीवर के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसको कलेजा भी कहते हैं। इसमें एक थैली होती है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। ये क्या होता है? पित्ताशय। और ये हो गया लीवर। तो लीवर की कुप्फर कोशिकाओं से पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस में 3 तरह की चीजें होती हैं। पहला बाइल जूस
इसका नेचर जान लेंगे। बाइल जूस बेसिक मीडियम का होता है, जिसमें बाइल साल्ट होते हैं, जिसमें बाइलिरुबिन पिगमेंट पाए जाते हैं। इनका कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य में एक रोग हो जाता है पीलिया। या पीलिया रोग क्यों होता है जानते हैं? बाइलिरुबिन का सेक्रेशन होने लगता है और यह पूरे शरीर में फैल जाता है, तो इसके कारण से पूरा शरीर ही पीला दिखने लगता है। और यह स्पेशली लीवर का डिजीज है, जिसमें लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज है। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गास्ट्रिक ग्लैंड से 3 प्रकार के ये पदार्थ निकलते हैं और तीनों का वर्क आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद से भोजन अमाशय में 3-4 घंटे होल्ड करने के बाद से 3-4 घंटे रुकने के बाद से आगे बढ़ता है, ड्यूडिनम से होते हुए या छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। छोटी आंत में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि छोटी आंत से क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज किया जाता है, फैट को फैटी एसिड में चेंज किया जाता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर लिया जाता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करेंगे? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फैट ये फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। और प्रोटीन जो होता है यह एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। इसके बाद से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है और प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया आप लोग समझ लिए। यहाँ पर हम लोगों ने अंतर्ग्रहण और पाचन की प्रक्रिया को संपन्न किया। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है अवशोषण, जिसमें पोषक पदार्थों को हमारा शरीर ग्रहण करता है और वह शरीर का कौन सा अंग है जो इन पोषक पदार्थों को हमारे भोजन से निकाल करके अवशोषित कर लेता है, वह है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।